नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रान। हरियाणा, हिमाचल, बिहार और एमपी समेत कई राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं, लेकिन सबकी निगाहें हरियाणा के ऐलनाबाद सीट पर हुए उपचुनाव पर थीं, क्योंकि किसान आंदोलन के समर्थन में अभय चौटाला के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी। उपचुनाव में भी अभय चौटाला ने अपनी ताल को ठोका, जीत की हैट्रिक लगाई, लेकिन इस बार 2014 और 2019 जैसा जादू नहीं चला, क्योंकि अभय चौटाला को जीत तो मिली, लेकिन मार्जिन घटकर अभय चौटाला को 6,739 वोट ही रह गया। अब बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा ने यहां पे कड़ी टक्कर दी। कांग्रेस के उम्मीदवार पवन बेनीवाल तो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। अब अभय की जीत का मार्जिन घटने के बाद सवाल यह हुआ कि क्या उपचुनाव में आंदोलन का असर नहीं दिखा, लेकिन अभय चौटाला इसके पीछे सरकार को ही खटगरे में खड़ा करना है। अभय चौटाला ने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की बात को कहते हुए हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप भी लगाए। बीजेपी जेजेपी मिलकर के कांग्रेस तीनों चुनाव लड़ रही थी। अगर निष्पक्ष चुनाव होता, अगर हॉर्स ट्रेडिंग ना होती, पैसा ना बढ़ता, तो मैं 100% 50,000 से ज्यादा वोट से जीतता। पूछ लीजिए। फिर मेरे सामने लड़ने वाले दोनों की जमानत जब्त होती, फिर किसी कीमत पे सर ये इस जीत का श्रेय 100% किसानों को ही है। मैंने जो इस्तीफा दिया था, वो इस्तीफा भी किसान आंदोलन मजबूत हो, कृषि के तीनों काले कानून खत्म हो, इसको लेकर के दिया था। और अब भी मैं दीपावली के बाद टिकरी बॉर्डर भी जाऊंगा और सिंधु के बॉर्डर पे भी जाऊंगा, और एक बार जाकर के फिर उनसे पूछूंगा कि अगर कृषि के 3 काले कानून खत्म होते तो फिर कोई बड़ा फैसला लेना होगा, तो उस फैसले से भी नहीं हिचकिचाऊंगा। क्या फिर से इस्तीफा दे सकते हैं सर? वो जो बड़ा फैसला आप कह रहे हैं कि आप दोबारा इस्तीफा दे देंगे? अगर मेरे समर्थक कहेंगे कि एक बार फिर इनकी तसल्ली कराने के लिए इस्तीफा दे, तो फिर एक बार वोट दे। तो अभय चौटाला ने गठबंधन सरकार पर सवाल उठाए, तो बीजेपी ने भी अभय को जवाब दिया। क्या कुछ कहा गया, सुनिए। अभय चौटाला चुनाव जीत रहे हैं, पर नैतिकता के आधार पर वो चुनाव हार गए। जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने त्याग पत्र दिया और दोबारा चुनाव लड़ा, अगर उस मुद्दे में दम होता तो उनकी वोटें भी बढ़नी चाहिए थी, उनका मार्जिन भी बढ़ना चाहिए था। उनका मार्जिन पहले से कम हुआ है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि लोगों ने उनके मुद्दे को पूरी तरह से नकार दिया है, और कांग्रेस पार्टी जो सारे देश में आग लगाने का काम कर रही है, उसको भी अपनी हैसियत ऐलनाबाद के लोगों ने दिखा दी। उसका विश्लेषण करेंगे, अभी उनके नतीजे आ रहे हैं, विश्लेषण करेंगे। बहुत अच्छा रहा ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में। और ये कोई आम चुनाव नहीं था, ये कोई अपनी सीट से रिजाइन देकर दोबारा लड़ रहा था और किसी मुद्दे पर लड़ रहा था। उसके मुकाबले इतनी वोटें ले जाना बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का प्रेम, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का, मैं कहूँगा कि 7 साल की सरकार के बावजूद जो आकर्षण है, वो इन बढ़े हुए वोट परसेंटेज के कारण से मैं कह सकता हूँ बढ़ रहा है, घटे नहीं हैं। हम जहाँ थे उससे आगे जा रहे हैं। देखिए, किसान आंदोलन अब पूरी तरह से राजनीतिक आंदोलन है, पूरी तरह से उसमें राजनीति हो रही है। उसका किसान एजेंडे से कोई मतलब बचा नहीं है, फुल्ली पॉलिटिकल एजिटेशन है। अब किसी को इस बात में शक संदेह भी नहीं है, और सब लोग उसको ऐसे ही देखते हैं। इलाहाबाद के लोगों ने भी उसको ऐसे ही देखा है। भारतीय जनता पार्टी सिरसा जिले में अगर पहला ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें तो कभी कोई चुनाव नहीं जीत सकी, और 2014 में भी
और अब 2019 में भी परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कभी नहीं आए। लेकिन इस चुनाव में जो समर्थन मिला है भारतीय जनता पार्टी को, वो कम से कम इतना जरूर है कि उनका उससे आप ये आंकलन कर सकते हो कि जो मैदानी सतह पे जो संगठन ने काम किया उसके परिणाम हैं ये। नाराजगी देखिए, किसान आंदोलन अभी तक राजनीतिक तौर पे वो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत करो। वो ये नहीं कह रहे कि आप किसी एक पार्टी को, कांग्रेस को करो या एनएलए को करो या किसी दूसरे दल को करो। ऐसा जिस दिन वो ये कोई फैसला ले लेंगे, फिर मैं कह सकता हूं कि उसका असर आपको कैसा मिलेगा। और हो सकता है जो पंजाब में जो परिणाम आए उससे और ये स्थिति साफ होगी जो आपने सवाल किया। ये इस सवाल की गहराई बहुत है और एक उपचुनाव से आप इस सवाल को उसका आकलन नहीं कर सकते। तो वहीं नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अभय चौटाला की जीत पर तंज कसा और पूछा कि क्या कांग्रेस फिर अविश्वास प्रस्ताव लाएगी तो भी अभय चौटाला इस्तीफा देंगे। यही नतीजा जी 2019 में भी यही नतीजा जो इन्होंने सीट इस्तीफा दी। लोग इनके खिलाफ हैं। यहाँ इलाहाबाद की बात आप अलग है क्योंकि वो सिटिंग एमएलए थे, दूसरी बात है। लेकिन ये लगता है कि भाजपा जो है अपना जो ग्राउंड से खिसक चुकी है। आंदोलन तो किसान स्वयं कर रहे हैं, कोई राजनीतिक पार्टी उसका नेतृत्व नहीं कर रही है, लेकिन उनकी मांगों का समर्थन कर रहे हैं कि ये कृषि कानून जो है किसान के हित के नहीं है। और इसी वास्ते हमने बार बार कहा भाई अब समय आ गया है, बहुत लंबा इनको हुआ है, इनसे बातचीत वार्तालाप शुरू करके और इसका सम्मानपूर्वक समाधान। आज की बड़ी बहस के कुछ अहम सवाल हैं, उस पर नजर डालते हैं। इसके बाद बड़ी बहस में आगे बढ़ते हैं। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला यह है कि क्या गढ़ की वजह से अभय अपनी सीट को बचा ले गए हैं, मार्जिन कम हुआ है। दूसरा सवाल आज की बड़ी बहस का यह है कि इलाहाबाद में जो जीत का अंतर घटा है उसके मायने क्या है। क्या उपचुनाव में आंदोलन का असर नहीं दिखा है, ये भी सवाल अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। और मार्जिन बढ़ा है तो फिर बीजेपी का जादू क्यों नहीं चला है। और सवाल इस बात का भी है कि कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जैसे जब्त हुई है, क्या इलाहाबाद में कांग्रेस को गुटबाजी भारी पड़ी। ये तीनों ही सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इलाहाबाद के इस चुनाव पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इस तरह की स्थितियां या परिस्थितियां देखने को मिली हैं, उसके बाद ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक तरफ जीत का मार्जिन घट रहा है तो दूसरी तरफ ये भी है कि घटने के बावजूद भी जीत तक क्यों नहीं पहुंचे। सवाल इस बात का भी है कि आखिर इलाहाबाद में क्या कांग्रेस प्रत्याशी की जो जमानत जब्त हुई है वो कहीं गुटबाजी की वजह से तो नहीं। सवाल अपने आप में बेहद अहम है। तो लगातार आप देख रहे हैं क्योंकि जो सवाल हैं वो बरकरार है इस बात को लेकर के। हालांकि जीत को लेकर के इनेलो पहले से ही आश्वस्त थी और चूंकि किसान आंदोलन के चलते ही इस्तीफा दिया गया था, उस वजह से ये सीट खाली हुई थी। लेकिन अब जीत का जो मार्जिन कम हुआ है उसको लेकर के अभय चौटाला ने भी कहा कि यहाँ पर सरकारी तंत्र का भी दुरुपयोग किया गया है और अगर निष्पक्ष तरीके से चुनाव होता, दोनों ही प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाती। एक और बड़ी बात यहाँ पर अभय चौटाला ने कही कि वो फिर से जाएंगे सिंगू टिकरी बॉर्डर पर और उसके बाद अगर कोई बड़ा फैसला लेना होगा तो दोबारा से लेंगे। यानी कि अब कयास इस बात के भी हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा से भी वो अपने पद को छोड़ सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। ये बहुत अहम है। हालांकि अब इसको लेकर के कई तरह की बातें लगातार सामने आ रही हैं। एक तो अभय चौटाला का जो जीत का मार्जिन कम हुआ है, इसके पीछे की वजह क्या है। सवाल इस बात का भी है कि अगर किसान आंदोलन के चलते यहाँ पर इस सीट को छोड़ा गया था तो फिर ये जीत का मार्जिन बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि किसान लगातार कह रहे हैं इंडियन नेशनल लोक दल कि उनके पक्ष में है। और अब कांग्रेस के प्रत्याशी को भी जिस तरह से वहां पर अपनी जमानत बचाने में भी दिक्कत हुई, यानी कि जमानत तक उनकी जब्त हो गई, उसमें क्या ये माना जाए कि गुटबाजी है वो अभी भी कांग्रेस के अंदर हावी है। सवाल
बहुत अहम है। और अभय चौटाला ने तो इससे आगे बढ़ते हुए ये तक भी कहा कि ये चुनाव तो बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस तीनों ने मिलकर के लड़ा था। तो कुल मिलाकर के अब जीत यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल को मिली है और एक बार फिर से अभय सिंह चौटाला ऐलनाबाद से विधायक चुने गए हैं। लेकिन उसी के साथ जो सवाल हैं वो जुड़े हुए हैं और सवाल सबसे अहम यही है कि क्या ये जो जीत है ये वाकई में इसको ये माना जाए कि किसान पक्ष में है, क्योंकि जीत का मार्जिन पिछली बार से भी आप देखेंगे तो तुलनात्मक रूप में कम हो गया है, क्योंकि किसानों की अगर नाराज़गी है तो फिर वो और खुल करके क्यों नहीं दिखी है और ये जीत का मार्जिन और अधिक क्यों नहीं है। तंज भी इसको लेकर के कसे गए हैं, चाहे आप देखें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी इसको लेकर के प्रतिक्रिया आई। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो क्या फिर से अभय चौटाला इस्तीफा दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये बात कही गई, खासतौर से अनिल विज को आपने सुना कि जीत करके भी अगर नैतिकता के आधार पर देखें तो ये जीत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी ये है कि बीजेपी और जेजेपी दोनों ने मिलकर के चुनाव लड़ा, मार्जिन ज़रूर बहुत कम हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी ये जीत में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाई। सवाल इस बात का भी है कि क्या किसानों की नाराज़गी है और इस वजह से जो जीत है वो इंडियन नेशनल लोकदल को ही सीट से मिली है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ पर नहीं गई वो जीत, इसलिए सवाल लगातार बरकरार है। तो मार्जिन बढ़ा है तो बीजेपी जेजेपी का जादू क्यों नहीं चला है। ऐलनाबाद में क्या कांग्रेस की गुटबाजी भारी पड़ी है और क्या अभय चौटाला गढ़ की वजह से अपनी सीट को बचा पाए हैं। ये तीनों ही सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, सबकी निगाहें इस पर हालांकि टिकी हुई थी। और अब इसका जो असर है वो आंदोलन को लेकर के भी आगे क्या होगा, क्योंकि रणनीतिक तौर पर आप देखें तो एक बात अभय चौटाला ने जीत के बाद कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो ये कहते हैं कि वो एक बार फिर से इन बॉर्डर्स पर जाएंगे, यानी कि सिंगू टीकरी बॉर्डर का उन्होंने जिक्र किया और वहाँ पर जाकर के वो किसानों से एक बार फिर से बातचीत करेंगे। और अगर कृषि कानून के समर्थन में उनको दोबारा से इस्तीफा देना पड़ा या फिर अगर वो कोई बड़ा निर्णय लेना चाहें तो वो भी वो ले सकते हैं दोबारा से, ये बात भी उनकी तरफ से कही गई। और यहीं से आप समझिए कि ये अभी फ़िलहाल थमने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार फिर से इसको इशारा अभय चौटाला की तरफ से किया गया है। तो अब कुल मिलाकर के किसान आंदोलन के चलते चूँकि ये सीट खाली हुई थी और इसलिए यहाँ पर बाईपोल हुए, इलेक्शन हुए और उसमें एक बार फिर से ये सीट गई तो इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में, लेकिन वो मार्जिन नज़र आया नहीं जो कि इससे पहले के चुनावों में रहा है। अभय चौटाला भारी मतों से जीतते रहे हैं, लेकिन एक बार जो मार्जिन है वो अगर बेहद कम होता हुआ नज़र आ रहा हो और बीजेपी जेजेपी को काफ़ी बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही हो, तो ये सवाल है इस बात का कि क्या ये माना जाए कि मार्जिन बढ़ा है लेकिन उसके बावजूद भी जादू है बीजेपी जेजेपी का वो नहीं चला है। किसानों के आंदोलन के चलते अगर ये सीट खाली हुई है तो फिर जो वोटिंग है वो भी एक तरह से एक तरफा होनी चाहिए थी, किसानों का जो आक्रोश है वो दिखना चाहिए था और ये जीत का मार्जिन कहीं ज़्यादा होना चाहिए था। इसके पीछे की क्या वजह है। और अभय चौटाला ने जो बात कही है कि सियासी मशीनरी का, यानी कि जो सरकारी मशीनरी है उसका गलत इस्तेमाल किया गया है, निष्पक्ष अगर ये चुनाव होता तो दोनों कैंडिडेट की ज़मानत जब्त हो जाती, ये बात अभय चौटाला की तरफ से कही गई है। तो यानी कि उन्होंने इस चुनाव को लेकर के भी सवाल खड़े किए हैं। हालांकि जीत है और इंडियन नेशनल लोकदल की ये सीट थी, इंडियन नेशनल लोकदल को एक बार फिर से यहाँ से जीत हासिल हुई है, लेकिन मार्जिन घटने के बाद जो सवाल है वो खुद अभय चौटाला की तरफ से यहाँ पर खड़े किए गए। उन्होंने खुद इस बात को कहा कि अगर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग नहीं होता तो पार्टियों की जो जमानत है वो जब्त हो सकती थी, दोनों ही पार्टियों के कैंडिडेट की। हालांकि कांग्रेस में आप देख रहे हैं कि जमानत तक नहीं बचा पाए कांग्रेस के कैंडिडेट, और ऐसे में बीजेपी जेजेपी को जो बढ़त है वो काफ़ी मिली है। तो वो पिछले बार से भी अगर आप यहाँ पे तुलना करें, हालांकि ये बात अलग है कि विधानसभा चुनावों में जेजेपी बीजेपी इनेलो कांग्रेस सभी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था, लेकिन अब चूँकि यहाँ पर एक साथ दोनों पार्टी के कैंडिडेट यहाँ पर साझा इनका जो प्रतिनिधि था वो था, और इस वजह से भी ये जो मार्जिन है वो आप देख रहे हैं काफ़ी बढ़ा और जीत का जो अंतर है वो कम हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी अब इस जीत के बाद जो सवाल हैं वो इसके साथ जुड़े हुए हैं और इस जीत के बाद ये सवाल उठ रहे हैं। सवाल इस बात का है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही कि किसानों की नाराज़गी नहीं है, ये शुद्ध तौर पर आप देखें ये सियासी आंदोलन है। और अगर इस बात को कहने की कोशिश या जताने की कोशिश राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं तो उसका भी ये जवाब है, क्योंकि अगर किसानों को नाराज़गी होती तो फिर ये जो चुनाव है वो एकदम एक तरफा आपको नज़र आता, क्योंकि ये जो सीट है इकलौती ऐसी सीट है जो कि किसान आंदोलन के चलते खाली हुई थी, जिसमें अभय चौटाला ने अपना इस्तीफा दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मार्जिन जीत का घट रहा हो
तो फिर सवाल इस बात का है कि क्या इसके ऊपर किसान आंदोलन का असर नहीं है? किसान आंदोलन का असर उपचुनावों में क्या देखने को नहीं मिला है? या फिर ये बात मानी जाए जो बात अभय चौटाला कह रहे हैं कि सरकारी तंत्र का अगर दुरुपयोग नहीं होता तो ये जीत का मार्जिन कहीं ज़्यादा होता और दोनों प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो सकती थी। और कांग्रेस की जो स्थिति है जिसमें उनका प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाया, सवाल कांग्रेस के सामने भी है, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार इस बात को कहती रही कि वो यहाँ पे मजबूती के साथ लड़ रही है और उनको इसमें जीत मिलेगी, लेकिन प्रत्याशी जमानत भी उनके वहाँ पर नहीं बचा पाए हैं। तो क्या अब इसके पीछे ये माना जाए कि कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो यहाँ पर दिखी है, और क्या गुटबाजी की वजह से हार हुई है या क्या फैक्टर रहे हैं? ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि कांग्रेस का प्रत्याशी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाया। तो चलिए आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। जवाहर यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है आपका इस चर्चा में। अमित नेहरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमित नेहरा जी आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। और रणबीर लोहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है इंडियन नेशनल लोकदल के। रणबीर लोहान जी आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। रणबीर जी, आज इस चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करूंगा, क्योंकि जिस तरह से जीत यहां पर मिली, निश्चित तौर पर यह सीट आप लोगों की थी, आप लोगों ने इसको बचा लिया, लेकिन जो मार्जिन घटा जीत का, उसके बाद सवाल उठने शुरू हो गए। इस जीत को आप कैसे देखते हैं और ये जो मार्जिन घटा है इसके पीछे की क्या वजह है? आपका पहला रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा। देखिए आयुष जी, सबसे पहला रिएक्शन मेरा इस बात पे ये है कि आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन शुरू हुआ था उस समय कांग्रेस पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के बीच में लग रहा था कि भाई इन दो पार्टियों में ही यहाँ फैसला होगा। लेकिन जैसे ही इलेक्शन शुरू हुआ, इलेक्शन के दौरान भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी आए, और हम तो पहले से ही कह रहे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी मिले हुए हैं। उन्होंने आते ही सबसे पहले एक ही बात कही थी कि मैं गोपाल कांडा मेरा दोस्त है, और उसके बाद जो कांग्रेस का जो वोट बैंक था, यानी कि कांग्रेस भी और बीजेपी भी और जेजेपी भी, ये सारे के सारे मिलके और एक ही इसमें चले गए। तो उस वजह से मार्जिन भी। और दूसरी बात ये है कि भाई वहां जितना सरकारी तंत्र जितना दुरुपयोग हो सकता था, पैसे का, पुलिस का, बल का, शराब का, मतलब हर चीज चारों तरफ से जितना हो सकता था, किसी को बिजली के खंभे दे देना, किसी को ये कह देना कि मैं तेरे को नौकरी लगा दूंगा, वो सारा का सारा अमला जामा इन्होंने अपना वहां पे लगाया। उसके बावजूद भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो है ना वोट का जो ग्राफ है वो 9% बढ़ा है, और पिछली दफा 16% बढ़ा था, अब 9 और बढ़ गया, यानी कि 25% बढ़ा है हमारा। तीनों पार्टियां एक मिलकर इलेक्शन लड़ रही थी। तो आप इसीलिए थोड़ा बहुत ये कि भी ये मार्जिन कम हुआ है, और अन्यथा जीत तो हमारी आज से नहीं 11 साल से ऐसी 11 बार इलेक्शन जीत चुके इस सीट से हम, और हमेशा के लिए थी। लेकिन सारे एक हो जाना ये मतलब पहले से ही था कि भाई ये मिलके लड़ेंगे, और मिलके लड़ा। जवाहर यादव जी आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इसके ऊपर। अभय चौटाला जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। बेचारे को जिस तरह से बधाई मैं उनको देता हूं जीतने पर, परंतु 8वें राउंड से लेकर और 10 राउंड तक जिस तरह बेचारे को पसीने आ गए थे और बाहर आकर सांस लेनी पड़ी, और ये कहना पड़ा कि जो व्यक्ति चुनाव से पहले कह रहा था कि हाँ सभी पार्टियों की जमानत जब्त हो जाएगी, उनको आके ये कहना पड़ा कि नहीं मैं 8000 से ऊपर से जीतूंगा। जो आंकड़ा उन्होंने जिस समय काउंटिंग शुरू हो चुकी थी, आधी काउंटिंग हो चुकी थी, उसके बाद भी उनकी वो बात भी सत्य नहीं। फिर मेरे मित्र कह रहे हैं कि ये कांग्रेस मिलके लड़ी, बीजेपी मिलके लड़ी, जेजेपी और बीजेपी तो खैर मिल रही थी, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। साहब ये मिलके अच्छा कर पाए ना बीजेपी और जेजेपी, परंतु जो बहरूपिया आया था जिसने कहा था कि भाई इनकी जो क्या नाम है गठड़ी है वो हमारे पास रखती तो हम इसमें सवा करके भेजेंगे, उस राकेश टिकैत का क्या हुआ? जो तथाकथित किसानों के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे थे, गांव में भाजपा के प्रत्याशी को नहीं जाने दे रहे थे, उसका सबक सिखाया ना लोगों ने। हमारे वोटर ने शोर नहीं मचाया, परंतु जो मत है वो भाजपा के पक्ष में दिया।
तो आज भारतीय जनता पार्टी ने तो यहाँ गेन किया है। मेरे मित्र कह रहे हैं कि इन्होंने अपना परसेंटेज बढ़ाया, तो भाई जी हमारा भी बढ़ा है और आपका जीत का अंतर घटाने में हम कामयाब रहे हैं। और देखिए जैसे इनका स्वभाव है, इन्हें लोग बीच में आकर भी जब ये लगा कि लगभग अभय चौटाला की जीत सुनिश्चित हो चुकी है, जब हम 12वें राउंड पे थे, उस समय अभय चौटाला जी क्या बयान देते हैं कि चुनाव में पैसे का उपयोग हुआ और मत खरीदे गए। मतलब जो इस आदमी की ये घोषणा भी नहीं हुई कि वो अभी विधायक बन गया 12वें राउंड में, और वो आके अपने उसी स्टाइल में आके लोगों के मतों का अपमान करता है। वो ये कहता है कि इलाहाबाद के विधानसभा के निवासियों, तुम बिकने वाले हो, तुम पैसों पे बिकते हो। मेरे मित्र कह रहे हैं ये खंबे पे बिकते हैं। हमारी ताकत क्या है? हमारी ताकत ईमानदारी से योग्यता के आधार पर लोगों को मिली नौकरियां है। मैं अपने मित्र को दिखाना चाहता हूं, ये अभी जो चित्र देख रहे हो, रैगर परिवार की बच्ची है, आपके डबवाली से सब इंस्पेक्टर लग गए, जिस परिवार के पास खाने के पैसे नहीं है, पिताजी जूती गाड़ते हैं। मनोहर लाल सरकार की, मुख्यमंत्री की ये ताकत थी कि उन्होंने योग्यता के आधार पर नौकरी ली, तो जितना ये नौकरियों का उपहास उड़ाते हैं, उतना लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आके खड़े होते हैं। और ये तो मैं तो कहता हूं, मेरे भाई की इज्जत बच गई अभय चौटाला जी की। अगर जो हमारे 1, 2, 3 राउंड थे जहां से पिछली बार हमने गेन किया था, अगर वो हम मेंटेन कर पाते तो आज भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट और बढ़ गई होती। तो ये तो प्रवक्ता के नाते रणबीर लोहान जी कहेंगे, उनकी ड्यूटी बनती है, परंतु ये उनको भी पता है कि एक समय बाद जो 8,180 वोटों से आ गए थे और जब उनका मार्जिन 2900 रह गया, तो उस समय मैं तो अनेकों टीवी चैनल पर डिबेट में था। मेरे पत्रकार प्रवक्ता मित्र जो इन्हें लोग कहते हैं, उनकी क्या हालत हो रही थी वो उनको दिखने में आ रही थी। निश्चित रूप से ये चुनाव अभय चौटाला ने जीता है। मैं खुले मन से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको बधाई देता हूं। परंतु यहाँ सबसे बड़ी अगर हार हुई है तो वो उन बेरोपियों की हुई है जिसमें चाहे राकेश टिकैत हो, चाहे गुरनाम सिंह चुनूनी हो, जो ये कहते थे कि किसान के लिए जो किसान के 3 कृषि हितैषी कानून थे। और ऐसा नहीं है कि हम केवल शहरों में जीते, आप तो सारा रिकॉर्ड आ चुका, सभी बूथों का रिकॉर्ड आ चुका। गांव में भी भारतीय जनता पार्टी ने कितने बूथों पर अभय चौटाला को हराया है और भारतीय जनता पार्टी प्रथम रही है। गांव का व्यक्ति तो चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, मुख्य रोजगार तो उसका खेती है, तो किसानों ने जो हमें जन समर्थन दिया है और उसकी निशानी ये है कि कम से कम ये मुद्दा तो खत्म हो गया कि किसान के नाम पर जो ये राजनीति करना चाहते हैं, उनकी राजनीति तो बंद हो। ठीक है, राय सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। राय सिंह जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। राय सिंह जी, एक बड़ा गंभीर आरोप एक तो ये है कि आपके कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई और उस पर आरोप यह है कि आप तो बीजेपी और जेजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे। बेचारों, इसका जवाब दे। आयुष जी, सबसे पहले तो मैं इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जिस प्रकार प्रदेश के में हमारे इलाहाबाद के मतदाताओं ने उनको जिताया है उसके लिए बधाई दूंगा। और उसके साथ ही जिस प्रकार आपके 2 प्रश्न है और मैंने अपने सम्मानित प्रवक्ताओं को सुना है, सबसे पहला तो देखिए, कांग्रेस ने इस चुनाव में हमने जिस प्रकार से चुनावी समर में जिस प्रकार से हमने कार्य किया और पहले दिन से लगातार धीरे धीरे जिस प्रकार आगे बढ़े, तो हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि लोगों ने, विशेषकर किसान और मजदूर ने, जिनकी बात मेरे मित्र जवाहर यादव जी कह रहे थे कि किसान मजदूर की हार है, मैं यहाँ पर उनको सुधारना चाहता हूँ। मैंने ये नहीं कहा, देखिए मित्र, अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। मैंने किसान मजदूर की हार बिल्कुल नहीं कहा। मैंने बेरुपया शब्द इस्तेमाल किया है। राकेश टिकैत किसान नहीं है, गुरनाम सिंह चुनूनी आरती का काम करता है। आप कोई किसी को सर्टिफिकेट देने वाले नहीं है कि कौन किसान है, कौन किसान नहीं है। अरे ये रिकॉर्ड पे है, गुरनाम सिंह चुनूनी जी का एफिडेविट देखिए। गुरनाम सिंह, मैंने आपकी बात सुनी है। चलिए राय सिंह जी, लेकिन हाँ, उन्होंने स्पेसिफिक सभी किसानों को नहीं कहा, उन्होंने बाकायदा नाम लेकर के कहा। उन्होंने राकेश टिकैत का भी नाम लिया, उन्होंने गुरनाम सिंह चंडूनी का भी नाम लिया। उन्होंने सबको जनरलाइज नहीं किया। किसान और मजदूर ने जिस प्रकार से समझा कि उपचुनाव का परिणाम, आयुष जी आप सब समझते हैं कि सरकार की नीतियों की कार्यशैली पर के साथ साथ मुख्यमंत्री के कौन सलाहकार हैं, मुख्यमंत्री का जनता के प्रति क्या विश्वास है, क्या उनकी नीतियां रही हैं और क्या उनकी कार्यशैली है, उनकी गठबंधन की क्या प्राथमिकताएं रही हैं। 2 वर्ष में जनता ने उपचुनाव, अरे जमानत
जमानत जब्त कैसे होगी भाई, उसका उत्तर दे दो। अरे आपकी जमानत जब पूरे देश में हो चुकी है, जमानत जब्त में आप भी आगे हैं, आप बहुत ये तो बड़ा दिलचस्प है राय सिंह जी। जमानत आपके कैंडिडेट की जब्त हो रही है और आप कह रहे हैं कि देखिए आपके ऊपर जनता भरोसा नहीं कर रही है। भाई इनकी जमानत जब्त हो जानी चाहिए थी ना, जिस तरह से आप बता रहे हैं। आयुष जी सिर्फ, लेकिन इनकी तो जमानत जब्त होती नहीं है, जीत का मार्जिन और कम हो जाता है। आपके कैंडिडेट की जमानत जब्त हो जाती है और आप कहते हैं जनता इनके साथ में नहीं है। ये कौन सा एनालिसिस है? जनता में आपको लोकतंत्र में क्या होता है कि चुनाव जो होता है वो सरकार के सामने नीतियों की लड़ा जाता है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या रही है, पारदर्शिता क्या रही है। लेकिन यहाँ पर बड़ौदा में जिस प्रकार 2 वर्ष के अंतर्काल में चुनाव हारे, नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव हारे और अब तीसरा चुनाव हारे। ये पहले मुख्यमंत्री है हरियाणा में जो 2 साल में ही लगातार 2 चुनाव हार चुके हैं। क्या मुख्यमंत्री की दायित्व नहीं बनता? क्या समझते नहीं जवाहर यादव जी कि मुख्यमंत्री पर सवाल होना चाहिए? क्या उनको नैतिकता की हार की वजह से कम इस्तीफे की पेशकश करनी चाहिए? अरे ना बाद में मुझे बताएं भाई, आपके कैंडिडेट की जमानत क्यों जब्त हो गई? इतने मुद्दे थे तो कम से कम दूसरे पायदान पर तो रहते। मैं ये भी मान लेता हूँ इंडियन नेशनल लोकदल का वो गढ़ है। अभय सिंह चौटाला जी का भले ही मार्जिन कम हुआ, लेकिन सेकंड पोजीशन पर तो आपको होना चाहिए था। आपके तो कैंडिडेट जमानत जब्त करा बैठे वहां पर, और आप बता रहे हैं कि इनके मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए या नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपका कैंडिडेट जमानत जब्त करा रहा है वहां पर। आप स्वीकार करते हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता आधार पे? आप स्वीकार करते हैं मेरे मित्र आयुष जी? आप मांगते कि आयुष जी? मैं इस्तीफा क्यों मांगूंगा भाई? मेरा काम नहीं है इस्तीफा मांगने का, ये आप लोगों का काम है। राजनीतिक पार्टियां, आप लोग इस्तीफा मांगिए। मेरा जो काम है उसको मैं जिम्मेदारी के साथ निभा रहा हूँ। मेरा जो काम है वो मैं जिम्मेदारी के साथ निभा रहा हूँ। आकलन करिए भाई कि क्यों आप लोगों की जमानत जब्त हो गई है। अगर इतनी निराशा है, इतनी हताशा है लोगों के अंदर, किसान कांग्रेस पार्टी के साथ में खड़ा है या इनेलो के साथ में खड़ा है, तो ये दिखना चाहिए था। मार्जिन कम होता है, बीजेपी जेजेपी का कैंडिडेट वहां पर जो है वो इस पोजीशन में आ जाता है कि मार्जिन को कम कर देता है, और आप कहते हैं जनता आपके साथ में खड़ी। इस पर कौन भरोसा करेगा? अमित नेहरा जी, एक आकलन करें इसका जरा। ये इलाहाबाद का जो विधानसभा का चुनाव हुआ, मार्जिन का कम होना, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग देख रहे हैं कि अभी भी ये पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं कि नहीं इनके साथ में। कैसे इसको देखते हैं? नहीं आयुष, इस प्रकार से आप मेरी बात को नहीं कर सकते। राय सिंह जी, आपने अपनी बात को रख लिया। मैं तो बार बार आपसे एक ही सवाल पूछ रहा हूं। आप मुझे ये बताएं कि भाई आपका मार्जिन, आपका कैंडिडेट जमानत क्यों जब्त करा बैठा? आप उसके इतर सारी बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आपका कैंडिडेट जमानत क्यों जब्त करा बैठा, उसका आकलन करके बताइए ना मुझे, अगर किसान आपके साथ में है। कि हमारी कांग्रेस की जो हमारी कैंडिडेट किस प्रकार से जो इलाहाबाद के लोगों ने मत का हमारे समर्थन में दिया है, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से कई बार किसान मजदूर वहां की जनता समझती है कि भाजपा को हराने के लिए कहीं ना कहीं लोगों ने तय किया कि अभय सिंह चौटाला की तरफ उन लोगों ने, वहां के मतदाताओं ने तय किया। ये होता है राजनीति में, कई बार इस प्रकार के समीकरण बन जाते हैं कि बड़े चोर को जिस प्रकार से सरकार ने चोरी करके, मुझे तो लग रहा है ठीक है, बहुत नए तरीके का आकलन और बहुत नए तरीके का असेसमेंट मुझे सीखने को मिल रहा है। अमित नेहरा जी का मैं रिएक्शन लूंगा। ठीक है राय सिंह जी, देखिए मैंने आपको समय दे दिया। अमित नेहरा जी कैसे देख रहे हैं? जीत तो जीत होती है, मार्जिन का कोई इतना बड़ा फर्क नहीं होता। हम अगर आंकड़े उठा के देखें तो इस विधानसभा में जो सत्तारूढ़ पार्टी है, अगर उसके पहले 10 जो सबसे बड़े मार्जिन से जीत के आए हैं एमएलए, तो वो कहाँ पे हैं? क्या वो मंत्री बने? कितना उनको हैवीवेट बने? वो ये सारी चीजें बेमानी है। उससे पहले 2014 में उमेश अग्रवाल जो गुड़गांव से विधायक बने थे, वो सबसे ज्यादा प्रदेश में सबसे ज्यादा मार्जिन से बने थे विधायक, सबसे ज्यादा उनको वोट मिले और सबसे ज्यादा मार्जिन से विधायक बने, लेकिन ना वो मंत्री बने, ना उनका कहीं नाम आया, ना कभी वो हैवीवेट बन पाए। तो जो नंबर का गेम नहीं है राजनीति का, ये है कि आपकी विचारधारा क्या है, आप कैसा सोचते हैं, आप कैसा नेतृत्व देते हैं। देखिए बड़े बड़े जो सूरमा है वो भी धराशायी हो जाते हैं, ये बात हमें स्वीकार करनी चाहिए। भाई वोटों का खेल है, पता नहीं मतदाता कब किसकी तरफ आ जाए, किसके पाले में आ जाए, ठीक है ना। हमें इसमें ना तो किसी का मजाक करना चाहिए, ना बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। ये ठीक है, मैनेजमेंट है ये। एक जवाहर यादव साहब भी यहाँ पे बैठे हैं, राय सिंह जी बैठे हैं, इनेलो के प्रवक्ता बैठे, तो
एक तो ये हमें खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए, जीत तो जीत है और हार हार है। दूसरी बात ये है कारण क्या रहे। तो देखिए इसमें दो जो कैंडिडेट हैं पहले और दूसरे स्थान पे रहे। जो पहले स्थान पे रहे उनका एजेंडा ये था यहाँ पे कि कृषि कानून जो है, नए 3 कृषि कानून, उनके विरोध में जो है वो हमें वोट दें, ठीक है ना। तो उनको वोट मिला। जो नंबर 2 पे बीजेपी रही, उनका एजेंडा ये नहीं रहा कि हमें नए कृषि कानूनों के समर्थन में वोट दें। कहीं भी ये एजेंडा नहीं बना। पूरे इलेक्शन में बीजेपी ने इसको एजेंडा नहीं बनाया। बीजेपी ने एजेंडा बनाया कि हम अगर यहाँ पे जीत के, हमारा अगर उम्मीदवार जीत गया तो हम विकास करेंगे इस क्षेत्र का। तो जनता ने उस पर विश्वास नहीं किया विकास पे। अगर वो कोई और एजेंडा सेट करते, कुछ और रणनीति तय करते, कृषि कानूनों के समर्थन में ही अगर करते, तो हो सकता है कि बात दूसरी होती। तो विकास जो चीजें हैं वो नकार दी। तीसरी बात रही कांग्रेस की। देखिए राय सिंह की बात का मैं समर्थन करना चाहूंगा कि बेशक उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ कही वो बात, टैक्टिकल वोटिंग हुई है, इसे मानने में गुरेज नहीं करना चाहिए। टैक्टिकल वोटिंग का अर्थ ये है कि जब विपक्ष को ये लगता है सामूहिक रूप से, जो वोट करने वाले हैं, कि हम अपनी वोट को एक जगह डाल दें। और कहाँ डालें? जो व्यक्ति, जो उम्मीदवार सामने वाले उम्मीदवार को हराने की क्षमता रखता हो। जैसे कि हमने अपना 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उसमें टैक्टिकल वोटिंग का रूप देखा था। उससे पहले जैसे अप्रैल मई में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो भारी बम्पर से जीती थी बीजेपी। 200 की तक लोकसभा चुनाव जीत चुकी थी। 79 जो सीट्स हैं विधानसभा की, उनमें जीत के निकली थी, ठीक है ना। लेकिन नेहरा जी, मेरा सवाल इसके साथ ये है कि अगर, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी सीट थी अमित नेहरा जी जो कि किसान आंदोलन के चलते खाली हुई थी, टफ फाइट कैसे भी दे पाई बीजेपी और जेजेपी वहां पर, क्योंकि फैक्टर तो वहां पर किसान आंदोलन का ही काम कर रहा था ना। भले ही ये विकास की बात कर रहे हो, लेकिन वो सीट इसी वजह से खाली हुई थी। तो सेकंड पोजीशन पर तो फिर इस तरीके से आइडियली कांग्रेस पार्टी को होना चाहिए था। देखिए वही बात मैं कह रहा हूँ कि आप ना तो बीजेपी को इतना हल्का आंक सकते, ठीक है ना जेजेपी को इतना हल्का आंक सकते, ना कांग्रेस को हल्का आंक सकते। तो बड़ी पार्टियां हैं तो इनके अपने वोटर हैं। आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि एक कृषि कानून को लेके सारे एक लामबद्ध हो जाएंगे। तो हर एक की आस्था जुड़ी हुई है, तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है। भाई ये क्या है कि एक अजीब तरह का माहौल बन जाता है। वहाँ पे कई चीजें होती हैं, मसले होते हैं, स्थानीय मसले होते हैं। भाई आप अगर आप चुनावी प्रबंधन देखेंगे तो जो लोकसभा चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव होता है और पंचायत स्तर का चुनाव होता है, जो तीनों चुनाव की जो प्रक्रिया होती है और जो माइंडसेट होता है, मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। फिर लोकसभा में जो मुद्दे होते हैं और जो वोटर का मन होता है वो अलग होता है, विधानसभा में अलग होता है, सरपंच में अलग होता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते रहते उनके फादर साहब, उनके पिताजी सरपंच का चुनाव हार गए थे अपने गांव में। तो ये चीजें अलग है। आपको स्थानीय मुद्दों की पहचान होनी चाहिए, उनकी जो क्या है, क्या रिलेशन है। छोटे लेवल पे आप जितना माइक्रो लेवल पे जाएंगे उतनी चीजें बढ़ती जाती है। चलिए नेहरा जी, आपने अपने तरह से इसका आकलन कर दिया। रणबीर लोहान जी का मैं एक रिएक्शन लेता हूँ। रणबीर जी। जी आयुष जी, देखिए सबसे पहले तो मैं राय सिंह जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त के बारे में जो इन्होंने कहा कि हुड्डा साहब ने साथ दिया। देखो हुड्डा साहब अगर साथ देते तो कांग्रेस का इस लेवल का, ये 7 साल से देख ही रहे कि बिखराव है इस कांग्रेस पार्टी में। सिर्फ यहाँ इलाहाबाद में नहीं, पूरे हरियाणा में। आपने 3 बार इलेक्शन में भी देखा होगा हुड्डा साहब ने क्या किया था, यहाँ भी क्या किया। और 7 साल से इनका जिला अध्यक्ष संगठन सुल्तान कुछ नहीं है, बिखराव है। कांग्रेस पार्टी आज के बाद तो खत्म हो जाएगी। पूरे हरियाणा के अंदर कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। आप देख रहे होंगे कि भरत सिंह बेनीवाल जी का इन्हीं दिनों में कान का ऑपरेशन होना, जबकि वो टिकट ले रहे थे तब उसका कान का ऑपरेशन कहाँ कौन करवाता। और हुड्डा साहब का मनाली जाना क्या इन्हीं दिनों में मनाली जाना था। तो केवल मात्र सिर्फ कांग्रेस पार्टी की लुटिया डुबोना और आपस में झगड़ा करना। ये मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हुड्डा साहब जी मिले हुए हैं। ईडी और सीबीआई का शिकंजा हुड्डा साहब की गर्दन पे है और ये इस इलेक्शन में साबित भी होगा। और दूसरी बात, जैसे मेरे जवाहर यादव भाई जी ने कहा कि 16 राउंड की गिनती हुई, एक भी राउंड में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। और रही बात राकेश टिकैत जी की,
राकेश टिकैत जी का तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने हमारा झोला भर दिया जैसा कि वो बोल के आए। और दूसरी बात जी, 16 बार हमने इलेक्शन कमीशन के जो मीना साहब थे, ऑब्जर्वर थे, उनको 16 बार ऑब्जेक्शन किया और मैंने खुद वीडियो बनाई, गाड़ी का नंबर दिया, मैंने लेटर दिया, ऑब्जर्वर से मैंने खुद बात की, एक भी हमारी ऑब्जेक्शन पे कोई भी एक्शन नहीं हुआ। यानी कि 16 बार देने के बावजूद भी एक बार एक्शन ना होना, तो मतलब सरकारी तंत्र का दुरुपयोग था। इसीलिए ये सारे मिल माल के इन्होंने घेरने की कोशिश तो की, लेकिन किसान नेता, किसान प्रत्याशी हाथ नहीं आया और पार गया। और अब बाजी हमारे हाथ है और कुछ दिन के बाद ये सरकार सरगुर सब खत्म हो जाएंगी, गिर जाएगी। जैसा कि ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा कि मिड इलेक्शन हो सकता है और अगली तैयारी हमने शुरू कर दी है। जवाहर जी, देखिए मेरे मित्र ने बहुत अच्छा वो दिया, पर डिबेट जो है वो भी कपिल शर्मा का शो बन सकता है। ऐसी हंसी सबके चेहरे पे आई होगी कि सरकार गिर जाएगी और राकेश टिकैत ने इनकी झोली बढ़वा दी। जो व्यक्ति 12,000 से जीता, जबकि 2019 में वोट कम हुई थी, 2021 में 1500 वोट अधिक पड़ी चुनाव में, उसके बावजूद भी 12,000 वाला लगभग 6.25 पे आके अटक गया और इसको झोली बढ़ना कहते हैं तो लोग हंसेंगे। जो थोड़ा बहुत 2-2-4 करना जानते हैं वो भी सोचते हैं कि इन्हें लोग मेरे मित्र को, अरे भाई मैं आपके बीच में नहीं आया था ना, देखो आपने बोला, मैंने सुना ना आपको। तो ये मेरे मित्र की बात है, ये तो जो भी हरियाणा का जागरूक व्यक्ति है, जो ये जोड़ सकता है, जिसको जमा करना आता है, वो समझ लेगा कि अभय चौटाला जी का पसीना उसमें दुख में बदलने से बाद में सुख में बदल गया। फिर मेरे मित्र कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक भी राउंड में नहीं जीती। अमित नेहरा जी यहाँ है, एंकर मुद्दा यहाँ है, कांग्रेस के मित्र यहाँ हैं। मुझे वो समझ में जादू नहीं आ रहा मैथ का, इनका पहले भी नहीं आया झोली भरने पर, अब भी समझ में नहीं आ रहा कि जो व्यक्ति 8180 वोट से जीत रहा था और वो बाद में 2900 पे एक समय मार्जिन रह गया था, तो वो मार्जिन कम कैसे हुआ? तो इसका अर्थ ये है कि इनेलो के मेरे मित्र अपने जवाब देने में कितने गंभीर है, ये हरियाणा के जो भी दर्शक सुन रहे हैं इस समय वो अपना आप तय करेंगे। दूसरा, फिर मैं कहता हूँ, मेरे मित्र ने कहा था कि राकेश, इसके लिए मैंने गुरनाम सिंह चुडूनी जी का कहा था। गुरनाम सिंह चुडूनी जी, उनकी पत्नी जब चुनाव लड़ी थी, तो उन्होंने एक मिनट उन्होंने अपने एफिडेविट में लिख रखा है कि मैं आड़त का काम करता हूं, मैं आड़ती हूं। तो भाई अगर मैं रिकॉर्ड की चीज को कोट करूंगा तो उस पर आप मुझे ऊंचा आवाज में बोलेंगे, मेरा अपमान करेंगे, तो ये आप तय कीजिए। मैं तो रिकॉर्ड पे चीजें बोल रहा हूँ। और राकेश टिकैत जी भी किस तरह के किसान है, अगर वो किसान होते तो मुझे बोट क्लब का वो प्रकरण याद है, क्योंकि मेरा घर उस समय दिल्ली में बोट क्लब के साथ होता था। उस समय उनके पिताजी ने जो बोट क्लब पे धरना दिया था, उन्होंने ये कहा था कि किसानों को मंडी के चुंगल से बाहर निकलने का विकल्प देना चाहिए। तो उनके पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत से बड़े तो वो नेता नहीं है राकेश टिकैत। उनके जो विपरीत काम कर रहा है तो मैं उसको किसान कैसे मान लूंगा? अगर ये नहीं का रिकॉर्ड पे, मैंने रिकॉर्ड में वो पर्चा भी निकाल के व्हाट्सएप पे दिया हुआ है नेशनल चैनल पे, और एक में तो राकेश टिकैत जी और मैं साथ थे, तब मैंने उन समय महेंद्र सिंह टिकैत का वो पर्चा पढ़ा था जो उनकी मांगे होती थी किसानों के हित में। ऐसे व्यक्ति को आप किसान नेता मानिए। इसलिए जो आपको सभा करना चाहते थे वो आपको आधे पे निपटा के चले गए, और ये कंपेन और 5-7 दिन बढ़ जाता और राकेश टिकैत जी एक और 2-4 बार आ जाते तो मुझे लगता है भाजपा जीत भी जाती। राय सिंह जी, देखिए आयुष जी, मेरे मित्र इनेलो के प्रवक्ता ने जो बात रखी है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बारे में, ये इनके अपनी मनगढ़ंत और आज की जो अति उत्साही जीत इनकी है उसके बढ़ाए हुए समीकरण। नहीं, आप मेरी बात कृपया आप बीच में मत रखिए बात, हमने आपकी बात बड़े ध्यान से सुनी है। आज आप, मुझे पता है उत्साहित हैं, थोड़ा सा ध्यान रखो, हम भी बोलने के लिए बैठे यहाँ में। तो जो बात कह रहे हैं हमारे नेताओं ने, सभी ने, हमारी लोकप्रिय अध्यक्ष कुमारी सैलजा जी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, किरण चौधरी ने, कुलदीप बिश्नोई जी ने, जितने भी हमारे तमाम बड़े नेता, सबने चुनाव प्रचार किया, कार्य किया। और रही बात, ये इसलिए कह रहे हैं कि आज से ये चाहते हैं कि सिरसा से निकलकर जींद चले, ये एक विशेष मास लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई संभव नहीं है, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस 36 बिरादरी की पार्टी है। हमारे पास हर क्षेत्र के, हर जाति के, हर इलाके के बड़े नेता हैं, और ये एक चुनाव जीतकर आप इतने बड़ी बड़ी लालसाएं, इच्छाएं ना पाले। ठीक है, मेरे जवाब यादव मित्र ने कि इस प्रकार से लगातार कोई समीकरण बनाकर आप इस प्रकार की मनगढ़ंत कहानियां, जो कपिल शर्मा जी का शो है, उसकी तरफ ना जाइए। आज आप जीते हैं, उस
उसका मजा ले, उसका आनंद ले, लेकिन जो राजनीतिक समीकरण आप लेना चाहते हैं वो हरियाणा में ऐसे बढ़ने वाले नहीं है, क्योंकि हरियाणा में एक सशक्त विपक्ष पहले मजबूत है, उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस की विचारधारा, हमारे सिद्धांत, हमारी नीतियां, हमारा व्यवहार, जिसको जनता समझती है। ये एक उपचुनाव, क्योंकि आप देखिए चौधरी देवीलाल की विरासत की बात करते थे आप एलनाबाद में, सिरसा में, ये आपकी विरासत का सवाल था। वहां पर आप और आपके खिलाफ जो पूरा परिवार, जेजेपी का परिवार, मैं कहना चाहूंगा जेजेपी के दोनों जो डीसी साहिबान हैं कि खट्टर साहब की विरासत को संभालो। अब आपको खट्टर साहब की विरासत संभालनी पड़ेगी, क्योंकि वहां की जनता ने इनेलो को कहीं ना कहीं, अभय जी को कहीं ना कहीं, मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं कि चौधरी देवीलाल की विरासत का एकमात्र उत्तराधिकारी बनाया है। अब जेजेपी के लोगों को, डीसी साहिबान को खट्टर साहब की चौखट पर बैठकर जो राज का आनंद लेना है, उनके चाचा जी साथ है, एक जी और पूरा परिवार आज सब बीजेपी में शामिल है। तो ये वो लोग हैं कि जिस प्रकार से केवल एक मात्र चुनाव को परिणाम ये रहा। रही बात कि हरियाणा के अंदर, मैं फिर कहता हूं बार बार, मैं इस बात में स्वीकार करना पड़ेगा जवाहर यादव जी, आप एक अनुभवी हमारे संवाददाता, पत्रकार, हमारे नेता भी हैं हरियाणा में, कि समझो कि मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर लगातार 2 साल में 3 बार चुनाव हो चुके हैं, तीनों में बीजेपी हारी है। और जिस प्रकार आपने चुनाव लड़ा, आपका प्रबंधन रहा, सरकारी नियंत्रण में, सरकारी संरक्षण में, जिस प्रकार रैलियां की गई, जिस प्रकार से जो आरोप अभय जी ने लगाए, वो आरोप हमारे भी हैं कि आपने सत्ता का दुरुपयोग किया है, लगातार वहां पर लोगों को बहकाया है। और बात कर रहे हैं कि एलनाबाद की जनता पर आरोप लगाया है कि वो बिके हुए हैं, उनको पैसे खरीदे, ऐसा नहीं है। ये आपकी चाल थी, आपकी साजिश थी, आपका तरीका था कि आपने वहां के लोगों को बहकाने का प्रयास किया, वहां के लोगों को खरीदने का प्रयास किया, और ये सारे काम आप लोगों ने किए, क्योंकि चुनाव से आप पहले भाग चुके थे। आपने जीत का जो प्रोग्राम बनाया, जो चुनाव लड़ने का, आप भागे। जेजेपी आपसे पहले भाग गई। आप खुद शुक्र करो कि वहां पर कांडा जी मिल गए कांडा निकालने के लिए। ये हरियाणा की जनता समझती है और यहाँ का प्रदेश समझता है कि ठीक है, मैं समझ गया आपका सवाल। ठीक है, इंडिविजुअल कैंडिडेट मिलने की वजह से आप कह रहे हैं, नहीं तो वहां पर कांग्रेस पार्टी का ऐसा हश्र नहीं होता। जवाहर यादव जी। ठीक है, मेरे मित्र बहुत अच्छा बोल रहे थे कि गोविंद कांडा जी हमारी पार्टी में आ गए, और पवन बेनीवाल जी तो जन्मजात कांग्रेसी थे। उन्होंने तो कभी मैं भाजपा में देखा ही नहीं था। वो तो देखिए, वो तो जन्मजात कांग्रेस। चलिए मैं इस डिबेट को सुनता हूं। मेरा कहना ये है, अरे उनको स्वीकार किया आप वो। अरे राय सिंह जी, मैंने जवाब सुन लीजिए। राय सिंह जी जवाब सुनिए, अपने सवाल खड़े किए तो जवाब सुनते हैं। देखिए, जब हमारी 2014 में सरकार बनी थी, 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जिसमें पलवल था, उस समय का मेवात जिला, वर्तमान नूह जिला जिसे हम कहते हैं, और सिरसा जिला था। ये 3 जिले ऐसे थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी का खाता पिछली बार ज्यादा सीट जीतकर भी हम नहीं खोल पाए थे। इस बार 2019 में हमने पलवल में उसमें 100% परिणाम अपने पक्ष में पाया। 2 जिले आज भी हमारे लिए टफ थे, जो नूह जिला है वो भी, और सिरसा जिला है वो भी। और सिरसा जिले में मैं वास्तव में एक वास्तविक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मूल्यांकन कर रहा हूं। 2 जिले हैं जिसको हम 2019 में भी नहीं जीत पाए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने इतनी अच्छी मेहनत करके, पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, गोविंद कांडा जी ने, निश्चित रूप से एक, ये ठीक है कि चुनाव हार तो हार 1 वोट की भी होती है, नंबर तो जो था वो 1 विधायक का इनेलो के पक्ष में चला गया, परंतु भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए जब ये कहा जा रहा था कि गांव में नहीं घुसने देंगे, मार देंगे, इनको कैसे घुसाया जा रहा है, और जिस तरह से फोर्सेज लगी हुई थी राकेश टिकैत नाम की, गुरचुनी चिड़ैनी के नाम की, और जिस तरह से मैं सम्मान करता हूं पूर्व मुख्यमंत्री का, परंतु जिस तरह से उनको आराम करना चाहिए, परंतु इनकी पार्टी के नेता तो उनका काम बनता है, उनसे प्रचार कराते हैं, परंतु जिस आयु में आकर उनको भी कहना पड़ा, उसके बाद अभय चौटाला जीते हैं। मैं फिर पुनः उनको बधाई देता हूं, परंतु भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं मूल्यांकन करता हूं तो मुख्यमंत्री की समान विकास की नीति, नौकरियों में पारदर्शिता, ये आदमी अनुभव से किसने किया? आज हमने ये कहा कि केवल तहसीलदारी रजिस्ट्री नहीं करेगा, उसमें एसडीएम भी कर सकता है, उसमें अन्य अधिकारी भी कर सकते हैं। तो जहां जहां चीजों को संशोधित कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर की पॉलिसी किसने की? जब मैं सचिवालय में बैठता था, मुझे पता है कि सचिवालय को घेर के ही टीचर रखते थे। उन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफर नीति बनाई, आज वो टीचर आने बंद हो गए, कोई राजनीतिक हस्तक्षेप खत्म हो गया। इन सब चीजों के कारण, और सिरसा जैसा जिला और झज्जर जैसे जिले जहां महिलाओं का, चलो सिरसा तो उस मामले में बेहतर रहा,
महिलाओं की जिस तरह से गर्भ में हत्या की जाती थी, ये वोट का विषय नहीं है, परंतु उन्होंने जिस तरह से लड़कों की कवारों की संख्या बढ़ रही थी उस पे जो काम किया, लड़कियों को गर्भ में मरने नहीं दिया, डबल कॉलेज कर दिए, इन सब का असर है, जिसके कारण जो जिला हमारे लिए टफ था उसमें भी हम जीत के करीब, जीत के आसपास जाकर रुक गए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और हमारे कार्यकर्ता, कम से कम एक कार्यकर्ता होने के नाते हमारी हार मिली है, पर ये संघर्षपूर्ण हार है और इस हार को हम स्वीकार करते हैं सम्मान के साथ, सर झुका के, परंतु हमने बहुत अच्छा पाया, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि जो मैं तो चुनाव में गया नहीं, परंतु जो कार्यकर्ता वहां चुनाव में बात कर रहे थे, मेरी उनसे आज भी बात हुई, सबका फीडबैक ये था कि मुख्यमंत्री जी के कामों की प्रशंसा भी मेरे कार्यकर्ता मुझसे भी मिलके गए। वो एक मंडल देख रहे थे वहां के, उन्होंने बस स्टैंड का जिक्र किया, पहली बार बना, उन्होंने गांव के रोडों का जिक्र किया, पहली बार बना। ये परिवार जो सालों साल यहाँ मुख्यमंत्री रहा है, आज तक नहरों में ठीक से पानी नहीं दे पाए थे। वो पानी की बेल्ट है जिसके लिए आदित्य चौटाला जी मुझसे भी कई बार मिले और मुख्यमंत्री से जाके उन्होंने कुछ गाँव में पानी कभी पहुंचा नहीं था, वो पानी पहुंचाया। वो इस विधानसभा का क्षेत्र है नहीं, मुझे नहीं जानकारी है। तो ये सब चीजें मुख्यमंत्री ने जो की है उसका असर है कि भारतीय, और मैं और अपने मित्र को निवेदन के साथ नेहरा जी, क्या ये इनेलो का गढ़ है, इस वजह से आपको लग रहा है कि ये सीट बची है, या ये फैक्टर काम कर रहे हैं जो जवाहर यादव जी ने अभी गिनवाए यहाँ पर? देखिए, ये मानने से हमें गुरेज नहीं होना चाहिए कि ये इनेलो का गढ़ है। और यहाँ से देखिए, जितने भी चुनाव हुए हैं अब से पहले, तो सिर्फ दो बार को छोड़ के या तो इनेलो या जो अपना देवीलाल जी के परिवार का कोई ना कोई सदस्य, जिसको आप कह सकते हैं प्रकाश चौटाला जी वगैरह के, इनके परिवार का सदस्य कोई ना कोई जीता है। दो ही मौके ऐसे रहे हैं जहाँ पे कोई बाहरी पार्टी, दूसरी पार्टी या दूसरा कोई सदस्य जीता हो, है ना। जब ये रिजर्व हुई थी तब भी लगातार यहाँ पे इनेलो कह लो या लोकदल कह लो के उम्मीदवार जीतते रहे। तो गढ़ तो है, तो हर पार्टी का, हर नेता का अपना एक गढ़ होता है। हालांकि जो देवीलाल परिवार है वो इस बात का अपवाद तो है, क्योंकि वो कहीं भी जाके चुनाव लड़ सकते हैं अनएक्सपेक्टेड रूप से, जैसे भिवानी में आके लड़ लिया था इन्होंने, कुरुक्षेत्र में आके लड़ लिया था। तो लेकिन इतनी हिम्मत किसी और पार्टी या किसी और इतने बड़े नेता नहीं है जो इनमें है। तो गढ़ तो है, ये बात तो है। दूसरी बात, एक आंकड़ों पे बात आई थी, तो मैं थोड़ा सा उसका निराकरण कर देना चाहता हूँ कि क्या था वो। अभी कहा था कि ज्यादा वोट कहाँ लिए, कहाँ, कौन से राउंड में। तो देखिए, ये तो सभी को पता है कि पहले राउंड से लेके 16वें राउंड तक, यानी अंतिम राउंड तक, अभय सिंह चौटाला की लीड बरकरार रही है। उनसे ऊपर कोई भी नहीं आया, ना कांग्रेस आ पाई ना बीजेपी का कैंडिडेट आ पाया। लेकिन 4 राउंड ऐसे थे, एक तो चौथा राउंड, एक 8वां राउंड, एक 9वां राउंड और एक 10वां राउंड। 4 राउंडों में बीजेपी के कैंडिडेट्स ने अभय सिंह चौटाला से ज्यादा वोट ली 4 राउंड में। तो 4 राउंड में ऊपर रहे हैं। जो बात है, आंकड़े हैं, वो सबके सामने है, इसमें कोई छिपाने वाली बात। हाँ, लेकिन ये है कि बेशक ज्यादा लिए हों, लेकिन चौथे राउंड में भी लीड अभय सिंह चौटाला की रही, इसी तरह 8वें में भी उनकी रही, 9वें में भी उनकी रही, 10वें में भी उनकी रही। तो क्लोज फाइट तो थी, लेकिन बीजेपी का कैंडिडेट ऊपर नहीं आ पाया। दूसरी बात ये है। तीसरी बात ये है कि देखिए, बीजेपी पावर में है, सत्ता में है, ठीक है ना, और उपचुनाव होता है तो एक शक्ति परीक्षण का भी वो होता है सरकार के लिए भी। तो ये हमारा उम्मीदवार जीतना चाहिए किसी भी तरह। और दूसरी बात क्या है कि डेस्परेशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब आप अल्पमत में होते हैं। अब मेरी बात समझ रहे हैं? तो 40 आपके पास टोटल विधायक है और आपको 46 करने हैं, कम से कम 45 तो करने ही करने हैं। तो एक एक उम्मीदवार की वो जो कहते हैं ना कि डिमांड बढ़ जाती है, कि आप डेस्परेट हो जाते हैं कि ये इन प्रकार जीतना ही चाहिए, हमारा 41 हो जाए। तो देखिए, पूरी जो बीजेपी है वो फोकस्ड थी, तो किसी भी तरह, किसी भी प्रकार हमारा बंदा जीतना चाहिए। तो देखिए, इतने ज्यादा संसाधन हो जाते हैं तो उसका भी फर्क पड़ता है। और इनेलो आप देखेंगे कि जब बाइफर्केशन हुई पार्टी में, इनेलो में 2 फाड़ हुई, तो इनेलो की शक्ति तो बहुत कम रहेगी। आप ये मान लीजिए कि अभय सिंह चौटाला तो वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहे थे, ना उनके पास कोई अच्छे रणनीतिकार बचे थे, ना कोई अच्छे सलाहकार बचे थे। जितने भी इनेलो के जो ठीक ठाक बंदे थे, प्रतिष्ठित थे, जो धरती से जुड़े हुए थे, वो जेजेपी की तरफ चले गए थे।
तो देखिए इसमें तो ये मानने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि ये जीत सिर्फ और सिर्फ अभय सिंह चौटाला की जीत है। इसमें उनकी पार्टी से बेशक हो, नाम बेशक हो, लेकिन पार्टी में लोग बचे ठीक है। कहाँ पे? चलिए नेहरा जी, अब मेरे पास समय नहीं है, आप किसी बात के साथ चर्चा में यही समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने अपना समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि जीत जीत है और यहाँ पर हमने को दर्ज किया है, लेकिन सवाल उतना ही वैलिड ये भी है कि आखिर ये जो जीत का मार्जिन है वो कम क्यों हुआ है, और क्या वाकई में इसके बाद अब ये जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब भी अब जनता को ही खोजना है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।